नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। चुनावी मौसम आ गया, एक बार फिर से आपके दरवाजे पर लोग नॉक नॉक करने वाले हैं और आपको एक महत्वपूर्ण फैसला लेना है। लेकिन फैसला लेने से पहले आपने कुछ बातों पर जरूर विचार करना है कि आप सिर्फ चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, सरकार की नीतियों पर चर्चा करें, उस पर तर्क करें, कुतर्क करें। इससे पहले एक हथियार आपके पास है, वो महत्वपूर्ण हथियार है कि आप मतदान का प्रयोग कैसे करेंगे, किन प्रत्याशियों को जिताएंगे, किनको हराने का काम करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जैसा ढोल आप बजाएंगे उसी तरह से नाच होने वाला है। हम बात कर रहे हैं गंगोत्री विधानसभा की, जो सरकार बनाती है और एक एक करके सभी प्रतिनिधियों से आपके मुलाकात करा रहे हैं। और आज के हमारे दावेदार के रूप में जो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, हमारे साथ लोकेंद्र बिष्ट जी हैं। लोकेंद्र बिष्ट जी पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं और तमाम जो मुद्दे उन्होंने कोर्ट से जीते हैं, जो संघर्ष है, उसकी कहानी है, उसके बदौलत वो दावेदारी कर रहे हैं, अपनी सीनियरिटी बता रहे हैं। क्या क्या उनके दावे हैं और किस तरह का क्यों वो विधानसभा में जाना चाहते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ रैली निकल रही, तो इस बात के लिए रैली निकाल रहे हैं कि मेरे को विधायक बनाओ, बस ये चाहते हैं लोग। जन समस्याओं को लेके, स्थानीय समस्याओं को लेके कोई सड़कों पे नहीं आता है। जॉब भी वाले तो नहीं है। अच्छा, तो नहीं है, हाउस होल्डर ना, हाउस वाइफ है। तो वो जो कहते हैं कि बिना जिसकी घर सर्विस हो वही बन सकता है विधायक, तो आप फेल हो गया। तो अब ऐसा है, इसका तोड़ क्या है? विधायक वही बनते हैं जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे, तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपने दूसरा वो निकाल, बेसिक वो है उसकी, दूसरा मित्र निकाल दिया। क्वालिफिकेशन ये है कि वो छात्र संघ अध्यक्ष हैं। तो ये खलती ही बात कभी आपको? नहीं, ये कभी नहीं खलती। राजनीति दूसरा है, पहले परिवार को। तो जरूरी क्यों लगा आप खुद राजनीति में, मैडम को भी राजनीति में लाना? नहीं, जरूर नहीं लगा, इसलिए लगा है कि जो पंचायती व्यवस्था है उसमें जो महिलाओं का जो आरक्षण है 50%, तो उसको देखते हुए बहुत दफे क्या होता है कि आप सोचें कि आप राजनीति करेंगे और सीट महिला हो गई, आरक्षित हो गई, इसलिए समाज की सेवा करनी इसके माध्यम से। अब तो कांग्रेस जैसे कह रही है 40% महिलाओं को विधानसभा में दे दो, तो देना चाहिए उनको। तो फिर उनको आगे कर देंगे, आप पीछे हो जाएंगे। नहीं, कांग्रेस कह रही ना, वो तो अपने संविधान में व्यवस्था करेगी। अगर बीजेपी करती है, सब चल पड़ता है ट्रेंड, तो आप आगे कर देंगे मैडम को, आप पीछे हो जाएंगे। तैयार है आप? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। अगर ऐसा होगा तो उसमें क्या दिक्कत है। और मैडम उसमें आती हैं तो आप घरेलू उसके जिम्मेदारी सामने तैयार हैं? घरेलू की जिम्मेदारी तो मैं संभालता ही हूँ। देखो, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। मैडम अगर राजनीति में चल जाती हैं तो उनके बदले के जो काम हो, बच्चे तैयार करना, लंच तैयार करना, क्या आप तैयार हैं? वो नहीं बोलते ना, मेरा बेटा भी 11वीं में है, बेटे ने 12वीं कर दी, वो हॉस्टल में है। मतलब आपने अपने आप को सेफ रखा हुआ है कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। उस तरह की वो छोटी जो जिम्मेदारी होती है, बच्चों को तैयार करना, टिफिन बनाना, उससे मुक्त हो गए हम लोग। उत्तरकाशी में बहुत सारे इशू हैं, जैसे हर्षिल था, हर्षिल किसी ने नहीं बोला, हम लोगों ने मांग करी। आप ये देखिए, दयारा जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है हमारा, उसके विकास के लिए कोई नहीं बोल रहा। इको सेंसिटिव जोन के लिए कोई नहीं बोल रहा। आप डोडीताल जो पर्यटक स्थल है, उधर हमारे 10-12 गांव हैं, वहाँ पे विकास और सड़कों की बहुत बुरी हाल, कोई नहीं बोल रहा। पत्रकारिता से राजनीति में कदम रखने वाले लोकेंद्र बिष्ट अंग्रेजी साहित्य और वाणिज्य प्रबंधन में पीजी डिग्री धारक हैं। वर्ष 1980 में पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में छात्र संघ अध्यक्ष रहे। वर्ष 1996 से 2001 तक निर्विरोध बीडीसी रहे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। वर्ष 2013 से 2015 तक उत्तरकाशी बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी ली और 2016 से 2019 तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2017 से 2021 तक जीएमवीएन के निदेशक पद की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्र और न्यूज चैनल में पत्रकारिता की और अभी भी स्वतंत्र लेखन का काम जारी है। उत्तरकाशी में बहुत सारे इशू हैं, जैसे हर्षिल था, हर्षिल किसी ने नहीं बोला, हम लोगों ने मांग करी। आप ये देखिए, दयारा जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है हमारा, उसके विकास के लिए कोई नहीं बोल रहा। इको सेंसिटिव जोन के लिए कोई नहीं बोल रहा। आप डोडीताल जो पर्यटक स्थल है, उधर हमारे 10-12 गांव हैं, वहाँ पे विकास और सड़कों की बहुत बुरी हाल, कोई नहीं बोल रहा। यहाँ रैली निकल रही, तो इस बात के लिए रैली निकाल रहे हैं कि मेरे को विधायक बनाओ, बस ये चाहते हैं लोग। जन समस्याओं को लेके, स्थानीय समस्याओं को लेके कोई सड़कों पर नहीं आता है। लोकेंद्र बिष्ट को हमेशा इस बात से नाराजी रही कि ग्राम प्रधान से लेकर विधायक और सांसद तक सभी नेता खड़ंजा बिछाने तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर विधायक और सांसद भी जब बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य की तरह पगडंडी निर्माण और खड़ंजा निर्माण को ही विकास की परिभाषा समझेंगे, तो आम मतदाता पंचायत प्रतिनिधि और विधायक सांसद में भेद कैसे और किस आधार पर करे। राजधानी देहरादून से सुवाखोली सड़क मार्ग की बात हो अथवा हर्सिल को इनर लाइन से मुक्त करने की बात, लोकेंद्र ने हर संभव मंच पर इन मुद्दों को उठाया और सफलता प्राप्त की। हाल ही में एनएच की चौड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की मांग जोरदार ढंग से उठाई और उसमें भी बदलाव करने को मजबूर किया। बहुत सुंदर पेड़ है, देवदार का पेड़ है,
अभी हम जिस हाइट में हैं, लोग कहते हैं कि साहब यहाँ देवदार नहीं हो सकता है। मैंने एक पेड़ लगाया है, करीब इसकी उम्र अब 8 से 9 साल हो गई है और इसकी हाइट मुझे लगता है करीब 40 फुट इसकी हाइट हो गई है। अपने द्वारा उठाए गए मुद्दों को जरा हटकर मानते हुए आज विधानसभा चुनाव 2022 में गंगोत्री से बीजेपी के टिकट की मांग कर रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं लोकेंद्र बिष्ट से और जानते हैं कि आखिर विधायक बनने की इतनी तमन्ना किस उद्देश्य से पाले बैठे हैं और विधायक बनने के बाद उनका क्या रोड मैप रहने वाला है। कल उन्होंने भटवाड़ी में कहा साहब कि इनके नेता श्री गडकरी जी ने कहा था कि हम लोहारी नागपाला को खोल देंगे। हम ये कह रहे हैं कि तुमने बंद करी, कांग्रेस की सरकार ने बंद करी। लोहारी नागपाला किसने बंद करी? तब 2012 में बंद करी तो केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तुमने तो लोहारी नागपाला बंद कर दी और हमने बोला कि हम इसको खुलवाएंगे, तो उसका प्रोसेस चल रहा ना। अब कांग्रेस के लोग कहेंगे कि साहब हमको खरीद रहे थे 10 करोड़ में, इस पे तो उन पर आपराधिक मुकदमा हो सकता है जो इस तरह से कह रहे हैं। या तो उनको साबित करना होगा कि किसने उनको कहा। अब अगर मैं कह दूं कि कांग्रेस के लोग मुझे बोल रहे हैं कि 100 करोड़ दे रहे हैं, ये कोई अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे रहें, संवैधानिक पद पे रहें और आप कह रहे हैं कि साहब आपको 10 करोड़ दे रहे थे, कौन दे रहा था? आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा हो सकता है, आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके इलाके में संचार सुविधा नहीं है। संचार सुविधा किसने करी थी? आज तक तो कांग्रेस ही रही ना 17 साल तक। तो हमको भी जो पिछड़ापन हम जो भोग रहे हैं तो कांग्रेस की तो देन है। कांग्रेस ने हमसे वोट लिया लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, हमारे यहाँ टावर नहीं लगाए, तो कहाँ से लगता? अब हम जब से हमारी सरकार आई केंद्र में, तब से हम लोग प्रयास मिल रहे हैं और धीरे धीरे लग जाएगा। नहीं, तो अपने चिट्ठी पत्री जो इसमें चलता है, जो हमारा संघर्ष है वो है। आप जो कहेंगे तो आपने देखा गंगोत्री विधानसभा बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस को मौका देती रही है, विधानसभा भेजती रही है। लेकिन बड़ा आरोप जो लगाया लोकेंद्र बिष्ट ने, यह कहा कि गंगोत्री की आवाज आज तक विधानसभा में गूंजी नहीं है और इसमें उनके खुद पार्टी के भी विधायक रहे हैं। यानी साफ तौर पर न सिर्फ अपनी पार्टी के, विपक्ष की पार्टी पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को भी कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं लोकेंद्र बिष्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना चुनाव लड़े हुए, हालांकि एक बार रहे हैं, निर्विरोध रहे हैं, बिना चुनाव लड़े हुए भी आज भी विपक्ष के निशाने पर ही रहते हैं लोकेंद्र बिष्ट। ये उनकी कला कह लीजिए या कलाकारी कह लीजिए। जो विधायक हैं, गंगोत्री के 2 बार के विधायक हैं और इस बार प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस से, वो भी बार बार सवाल उठाते हैं तो सिर्फ लोकेंद्र बिष्ट पर। यानी कि बिना चुनाव लड़े लोकेंद्र बिष्ट फिर भी टक्कर में हैं या टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। जरा बात कर लेते हैं लोकेंद्र बिष्ट से कि आखिर क्या तमन्ना है उनकी जो पत्रकारिता से पूरी नहीं हो पाई और वो अब विधानसभा जाकर पूरी करने वाले हैं। पत्रकारिता से राजनीतिक जीवन में उतरे लोकेंद्र बिष्ट आज हमारे साथ हैं। लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है मेरे व्यवहार में। धन्यवाद। लोकेंद्र जी, सबसे पहले जब भी एक अध्ययन बच्चा शुरू करता है, पढ़ाई करता है, तो उसके बाद उसकी हॉबीज गिनी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है कि क्या बनेगा, किस तरह का। आपने जिंदगी के अलग अलग अनुभव लिया, अलग क्षेत्रों में काम किया, तो क्या आपके हॉबीज में जो राजनीति है वो किस नंबर पर थी या नहीं थी? दरअसल मैं जब छात्र जीवन में आया हूँ और उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज में जब हम पढ़ा करते थे, तो मेरा मकसद ये था कि किसी नौकरी को पा जाएंगे पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तैयारी करने के बाद। और मुझे याद है कि 1990 में छात्र संघ जब चुनाव हो रहे थे तो हमने अपने एक साथी को छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष पद का चुनाव लड़वाया। तब ये मन में कहीं नहीं था कि हम खुद भी चुनाव लड़ेंगे। और 1990 में ये हुआ कि जिनको हमने चुनाव लड़वाया था वो हार गए थे, वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो स्थिति आ गई कि अब किसको चुनाव लड़े। तो जब कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं खुद ही तैयार हो गया और मैंने छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ा। और राजनीति में आपका परिस्थिति जन्य है, मतलब आप हाँ, नहीं सोचा था? पहले से मैंने नहीं सोचा था। और मैंने जैसा बताया आपको कि पहले हमने एक अपने साथी को चुनाव लड़वाया और दूसरे साल जब वो तैयार नहीं हुए तो मुझे ये लगा कि अब किसी ना किसी को उतरना था, तो मैं खुद ही इस क्षेत्र में आ गया। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी नहीं, अब तो बहुत सारे लड़ने के दावेदार हैं, फिर आप भी घुसे जा रहे हैं बीच में, मैं भी लड़ूंगा, मैं चुनाव विधायक बनूंगा। अब दरअसल उसके बाद मैं पत्रकारिता जीवन में रहा हूँ, मैं बीडीसी का मेंबर भी रहा हूँ, मैंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा है और इस क्षेत्र के लिए मेरी पीड़ा है। और क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद गंगोत्री विधानसभा जो है वो आज भी विकास के पायदान पे मुझे लगता है कि अगर 70 सीढ़ियाँ होंगी तो हम 70वें नंबर पे सबसे पीछे खड़े हैं। तो हमने भी कई बार आपके बयानों को देखा है जब आपने कहा है कि बीडीसी मेंबर भी वही खड़ंजा तक सीमित है और मंत्री सांसद भी वही काम कर रहे हैं। कुछ हटकर, बिल्कुल कुछ हटकर होना चाहिए। हटकर के किस तरह की अपेक्षा है आपकी
कि विधायक बने तो किस तरह से हटकर बने? बिल्कुल, अभी आप ये देखिए कि राज्य को बने 21 साल हो गए। इन 21 सालों में जो विधायक हैं वो XYZ कोई भी हो, यहाँ तक कि स्वर्ण हो, वैशाख हो, जेठ हो, जो भी बनेंगे वो विधायक निधि बांटने तक सीमित है। और उपलब्धि के नाम पे वो यही बोलते हैं कि हमने फलां गांव में ये खड़ंजा के लिए पैसा दिया, फलां गांव में खड़ंजा के लिए पैसा दिया, लेकिन धरातल पे ये कुछ नहीं है। अभी हम जिस विधानसभा में हैं, ये गंगोत्री विधानसभा है, माँ गंगा का ये मायका है, और माँ गंगा पूरे दुनिया भर में पूजी जाती है। इसका सम्मान पूरी दुनिया में है, इसका आकर्षण पूरी दुनिया में है। तो हम बहुत कुछ पर्वतारोहण के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, और आध्यात्म के क्षेत्र में और धार्मिक के क्षेत्र में हम इसको नंबर 1 का एक विधानसभा दुनिया की बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक रूप से माँ गंगा यहीं अवतरित हुई थी, जो किसी ज़माने ब्रह्मा के कमंडल में जिसका वास होता था, उसके बाद उसका जो दूसरा वास है इस गंगोत्री विधानसभा में। तो सोचिए हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ गंगा हमारी विधानसभा में इसका उद्गम है। दोस्त किसको मानते हैं? विधायकों को मानते हैं? सांसद भी इसमें शामिल है? इसमें सभी शामिल, जो आदमी पद पे आता है, वो चाहे विधायक है, चाहे प्रमुख है, चाहे सांसद हैं, सब लोग जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि विज़न हमारे पास होता है। मुझे जो लग रहा है उत्तराखंड में लोगों के पास विज़न कम है, मिशन ज़्यादा है। एक पैसा कमाने का मिशन बना रखा लोगों ने कि विधायक बनना है, और उसके बाद अपने परिवार के लिए इतना पैसा कमा के जाओ कि कोई किल्लत ना रहे। अच्छा, अब आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग विषयों पर अपनी कलम चलाई है। बिल्कुल। उस बार भी आपने ये सब मुद्दे सामने आए होंगे, उसके बाद आप बीजेपी में भी आए, पत्रकारिता लगातार करते रहे, अभी भी स्वतंत्र लेखन आप कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कलम कहीं ढीली पड़ जाती थी? राजनीतिक आप बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद कलम की पकड़ कमजोर पड़ गई थी? आपको लगता है कि नहीं, राजनीति में शामिल होकर इसको सुधारा जा सकता है? अभी क्या है कि आप अगर कुछ कर सकते हैं, पत्रकारिता की जो पकड़ है, जो धार है, वो थोड़ा कुंद हुई है। मैं 1995 में जनसत्ता में हुआ करता था, और मैं उत्तरकाशी की बात बता रहा हूँ, इसी गंगोत्री क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे वन माफियों ने वन विभाग के साथ मिलकर करीबन देवदार के 5000 हरे पेड़ काट दिए थे, और एक तब मेरे संज्ञान में आया था। तो मैंने कहा कि क्या हो सकता है इसमें, तो मैंने इसमें खबर लिखी, जनसत्ता के लिए मैंने खबर भेजी। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी संख्या आप बता रहे हैं, तो क्या ये खबर सत्य है? आप मौके पे गए? मैंने कहा मैं मौके पे नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी खबर है, ये पुष्ट है। तो जनसत्ता ने उस समय, जनसत्ता राष्ट्रीय अखबार है, जनसत्ता को पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो प्रधानमंत्री जी से लेके और जो टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट हैं वो भी पढ़ते हैं। तो जनसत्ता ने उस समय खबर ये छापी कि गंगोत्री क्षेत्र में 2000 देवदार के हरे पेड़ काटे गए वन माफियों की मिली भगत के साथ। और दूसरे दिन हम लोग इसी खबर को पुख्ता करने के लिए हम जब घटनास्थल पे गए, तो काफ़ी जब हम चढ़ाई पे गए तो पहले हमें दिखे नहीं कि कहाँ पेड़ कटे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो जानकारी थी उसके आधार पे जब हम उस जगह पे गए तो हमने देखा कि वहाँ पे करीबन 5000 पेड़ काटे गए थे। तो दूसरी खबर मेरी 5000 की आई थी। और तब एक कमल पांडे जी हुआ करते थे जो भारत सरकार में जो सचिव थे, तो भारत सरकार स्तर पे इसमें जांच बैठी, और तब जो अखबार जो लिखता था उस पर कार्रवाई होती थी। और उस अखबार पे लिखने के बाद जो जांच हुई है, उसके बाद उत्तरकाशी के 2 DFO इसमें निलंबित हुए, और पूरा जो स्टाफ था 140 लोगों का वो निलंबित हुआ। तो अखबार का जो कुछ लिखा जाता था उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन हम जब से उत्तराखंड बना तो देख रहे हैं कि अखबार जो कुछ लिख रहे हैं उसमें ये होता है कि सपोज कहीं कोई इलीगल खनन हो रहा है, अगर पत्रकार लिख रहा है कि खनन हो रहा है, तो खनन के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो माफिया से मिल जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए आपके खिलाफ तो अखबार वाले लिख रहे हैं, तो कमीशन अधिकारी का बढ़ जाता है, कार्रवाई नहीं होती। आप आज भी आप देख लीजिए उत्तरकाशी में गंगा माँ के इस मायके में जगह जगह खनन हो रहा है, इलीगल खनन हो रहा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आप यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बार बार विधायक रहे हैं, बदल बदल के सरकार चलती रही है, आपको लगता है कि कुछ बीजेपी बेहतर रही है या कांग्रेस ने कुछ ज़्यादा गलत खराब किया है, या दोनों बराबर रहे हैं काम? आप ये देखिए कि बीजेपी जो काम कर रही है वो पूरे देश इसमें काम करती है। सिर्फ आप, हाँ, गंगोत्री की बात पे मैं आ रहा हूँ। आपको सिर्फ करना ये होगा कि आप अपने नेतृत्व को, आप मतलब एक विजन के साथ आपको जाना होगा। अगर आप विजन लेके नहीं जाएंगे तो सरकार भी क्या करेगी? जो नेतृत्व है, अगर प्रधानमंत्री जी आज देश के लिए बहुत अच्छा कर पा रहे हैं किसी क्षेत्र के लिए, तो उस क्षेत्र के लोग अगर एक विजन लेके, एक कोई मॉडल लेके प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं तो काम हो रहे हैं। लेकिन आप अगर बैठ जाएंगे कि विधानसभा तक अगर सीमित हो जाएंगे और नहीं जाएंगे तो तब नहीं विकास हो सकता है। बिल्कुल, जब सारे जो लोग सर्वे करने में गाँव में जा रहे हैं, चाहे आपके लोग जा रहे हैं, चाहे स्वतंत्र इकाइयाँ जा रही हैं, तो उनको भी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी से लोग खुश हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे खुश है, लेकिन स्टेट स्तर पर लोगों की बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिख रही है। क्या आप बता सकते हैं कि गंगोत्री में राज्य सरकार ने कुछ बेहतर काम किए? राज्य सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, जो केंद्र सरकार की मदद से। आप केंद्र सरकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार को सभी मानते हैं, राज्य सरकार के कुछ, राज्य सरकार की तरफ से बहुत अच्छे काम हुए हैं। आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि जैसा कि मेरा कहना ये है, गंगोत्री में क्या हुआ? जिस तरह से आपकी अपेक्षाएं थी कि भाई हटकर होना चाहिए, कुछ हुआ अभी तक?
उस तरह से मुझे लगता है कि हटकर उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक अगर गंगोत्री के मामले में बीजेपी हो या कांग्रेस हो जिसके भी विधायक रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, उस तरह से नहीं हुआ। हाँ, आप हट के होना चाहिए था। आप ही देखिए कि हमारी गंगोत्री विधानसभा में यहाँ पे 2 परियोजनाएं थी जिनका निर्माण करीबन 70% हो गया था, चाहे लोहारी नागपाला हो चाहे पाला मनेरी हो। उन परियोजनाओं को कांग्रेस की सरकार ने, तब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी, और दोनों ने मिलकर सरकार ये जो परियोजना हमारी इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इनको रोक दिया। तो इनको खोले जाने के लिए पहल होनी चाहिए थी। इस क्षेत्र से उस तरह से जो ठोस पहल होनी चाहिए, जो नेतृत्व को जाना चाहिए था, तो वो नहीं किया गया। तो उसको बात हम स्वीकार करते हैं और ये परियोजनाएं खोली जानी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। बिल्कुल, पंचायत स्तर से ग्राम प्रधान की बात हो या पंचायत प्रतिनिधि जितने भी होते हैं, ये कहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और लोग अपनी सत्ता, अपना गांव अपना आप अपनी सत्ता चलाएंगे। ये जो मकसद था आपको लगता है कहीं ना कहीं पूरा हुआ? क्योंकि अब जो स्थिति है, जैसे गंगोत्री में विधायक समय जो उनकी निधन हो गया है उसके बाद एक गैप हो गया, लगता है कि दूसरे नंबर की पंक्ति के कौन है, तीसरे नंबर पंक्ति के कौन है, कोई गैप ही नहीं है। तो इस तरह से एक भीड़ उमड़ आई है, सब कह रहे हैं मुझे टिकट चाहिए, 12 से दर्जन भर से ज्यादा हो गए। तो क्या ये पंचायत प्रतिनिधि अपना निर्वहन ढंग से नहीं कर पाए या एग्जीक्यूशन इसका हो नहीं पाया ढंग से, क्योंकि नेतृत्व की दूसरी और तीसरी पंक्ति तैयार नहीं पाई, खासतौर से बीजेपी? पंचायतों में क्या है कि जैसा कहा गया था कि पंचायतों की अपनी सरकार होगी, अपने अधिकार होंगे। कुछ न कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पंचायतें अधिकार संपन्न हो, तो कहीं ना कहीं वो भी पंगु बना के रखते हैं। इसलिए पंचायतों से जो लोग जिनको उभर के आना चाहिए था वो लोग नहीं उभर के आ सकते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं खामी है, और जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जैसे बोला गया कि 30 जो विकास से संबंधित जो विभाग हैं पंचायतों के अधीन रहेंगे, आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी विभाग पंचायतों के अधीन होगा। इवन कि जिला पंचायत हो गया, प्रमुख हो गया, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। क्या ये वजह है कि सब लोग विधायक बनना चाह रहे हैं? अब लोग विधायक इसलिए बनना चाह रहे हैं, जो प्रजातांत्रिक जो स्थिति है, मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें सबको अधिकार है आवेदन करने का, या आदमी बोले कि मुझे विधायक बनना, तो इसके लिए सब लोगों का अधिकार है। क्योंकि हाँ, कांग्रेस में इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार की एक पार्टी है, पर वो उन्होंने इस तरह से लोगों को ख़त्म कर दिया, अपने पीछे के लोगों को, कि वो इस लायक रहे नहीं कि वो ये आवाज़ भी बुलंद कर सकें कि हम लोग भी दावेदार हैं। तो उन्होंने इस लायक उनको छोड़ा ही नहीं है, दोयम दर्जा का भी नहीं छोड़ा। तो कांग्रेस की स्थिति आप सोच लीजिए कि एक आदमी है, और पूरे उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे 70 विधानसभाओं में, तो एक आदमी उनके गिने हुए हैं कि कौन दावेदार है। तो दूसरी जो पंक्ति हो तो उन्होंने ख़त्म कर दी है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि परिवारवाद से हट के पार्टी है, तो यहाँ कार्यकर्ता सब लोग आवेदन कर सकते हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है। आप ये देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए कि लोग भले ही बोल रहे हैं कि सब 3 मुख्यमंत्री बदल दीजिए, कब किसको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये प्रजातांत्रिक पैटर्न पे हमारी सरकार चल रही है और इसमें कोई परिवारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। आप जो दर्जन भर दावेदार हैं बीजेपी से, उनमें आप अपने आप को किस तरह से अलग पा रहे हैं? क्योंकि हालांकि आपने कहा दावेदारी का सबको है, लेकिन आप अपने आप को किस तरह से हटकर देखते हैं कि मैं हटकर हूं और मुझे अगर टिकट मिला तो मैं ये कुछ करके दिखा सकता हूं, या अभी तक मैंने ये कुछ किया? देखिए, अभी तक मैं बता दूं कि जो मेरी गंगोत्री विधानसभा के लिए मैंने इको सेंसिटिव जोन की लड़ाई लड़ी है। जो एक इको सेंसिटिव जोन जो इस क्षेत्र के लिए, जो 82 गांव है हमारी विधानसभा के, खासकर भटवाड़ी विकास खंड के, मैं मूलतः रहने वाला डुंडा विकास खंड का हूँ, और जो इको सेंसिटिव जोन जिसको घोषित किया गया उस क्षेत्र से मेरा दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन इस तरह का नाता है कि मैं इस विधानसभा का आदमी, इसलिए मैंने वो लड़ाई लड़ी है। तो जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, इसके लिए मैं 2 बार कोर्ट में गया हूँ। जब सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं हाई कोर्ट गया हूँ, और कुछ ना कुछ में शिथिलता तब से आई है जब से मैं कोर्ट गया हूँ। कोर्ट ने भी कहा है, और इसमें अब एनजीटी को रेफर कर रखा है मामला। तो बहुत सारे मामलों में मुझे लगता है कि जो संघर्ष मैं शुरू करता हूँ वो उसमें मुझे सफलता मिलती है। आप ये देखिए कि गंगोत्री विधानसभा में जो भटवाड़ी विकास खंड में, इसी में हमारा हरसिल पड़ता है, और हरसिल को 1962 में प्रतिबंधित कर दिया था। वहाँ विदेशी टूरिस्ट के जाने पर रोक लगा दी थी, और तब से मांग आई है, मांग चली आई। और आप लगा लीजिए कि मुझे लगता है कि 58 साल बाद, आप ये सोचिए कि तब से यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों ने हरसिल को इनर लाइन से मुक्त करने के लिए कभी कोई संघर्ष नहीं किया। और 2016 में जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है, इस विषय को मैं केंद्र तक ले गया हूँ, और मैंने इसके लिए 1 साल संघर्ष किया, और केंद्र की हमारी सरकार ने 2017 में हरसिल को इनर लाइन से मुक्त किया है। आपकी जो नेलोंग घाटी है, जो बहुत खूबसूरत है पर्यटकों को लिए, देसी विदेशी पर्यटक, उसको सिंगल विंडो सिस्टम किया है। तो ये मेरे संघर्ष है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जो मैं चाहता हूं, अभी मैं ये चाहता हूं कि जैसा दयारा है, दयारा जो स्कीइंग के लिए सबसे बेहतर, और मैंने जो दयारा पे स्टडी करी है, जो कुछ हमने लिखा है, तो दयारा जो दुनिया का जो पैमाना है स्कीइंग के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, वो दयारा पूरा करता है। उसके आगे औली फेल है। औली केवल 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है,
जबकि हमारा जो दयारा है 28 वर्ग किलोमीटर में है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से 4 बार जो विधायक गण रहे हैं तो उन्होंने दयारा के लिए कुछ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं उस बात को लेके। ये कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि आपने संघर्ष किया, सब कुछ किया, तो आपने नेतृत्व किया या संघर्ष किया उसमें? मतलब नेतृत्व किया अगर आपने, तो आपके साथ लोग रहे होंगे, पार्टी के लोग रहे होंगे, स्थानीय लोग। बिल्कुल बिल्कुल नेतृत्व किया। ऐसा है जैसे हमने उत्तरकाशी की, जब उत्तरकाशी में बाढ़ आई 2012 और 13 में, तो हमने 107 दिन तक धरना दिया है उत्तरकाशी में। इसमें इस धरने में हमारे साथ पत्रकार साथी भी थे, इस धरने में हमारे साथ व्यापारी लोग थे, इस धरने में हमारी पूरी पार्टी हमारे साथ थी। तो संघर्ष की जीत होती है। पार्टी के लोग थे वो साथ नहीं थे क्या? नहीं, वो लोग इस बात को नहीं उठा रहे थे। अब उनका विजन नहीं होगा। पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा साथ में रहते हैं। अगर हमने हर्षिल को इनर लाइन से मुक्त करवाया है तो ये पार्टी की जिम्मेदारी थी, पार्टी ने हमको कहा, तो पार्टी ने इसमें लड़ाई लड़ी है और केंद्र में हमारी सरकार थी। आसान तब होता है अगर हमारी पार्टी जब सरकार में होती है तो चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, कुछ शिथिल करने के लिए कोई अधिकार होते हैं तो सरकार ही कर सकती है ना। आप अगर आप विपक्ष में हैं तो आप केवल आंदोलन कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े अहम मुद्दे जो आपने उठाए हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपने सफलता पाली उन मुद्दों में, ये आपने पत्रकार रहते हुए या इतने छोटे जो पद इसमें वर्तमान आपके पास जो पद है इस पर रहते हुए आपने कर लिए, तो आपको क्या लगता है कि विधायक बन के क्या कुछ कर लेंगे जब इतना कुछ आप कर ले रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं कि जो गंगोत्री विधानसभा की आवाज़ है, ये मैं चाहता हूं कि गंगोत्री विधानसभा की आवाज़ उत्तराखंड की विधानसभा में गूंजनी चाहिए। और अभी तक मैं बता रहा हूं पिछले 20-21 साल में मेरे पास इसके रिकॉर्ड हैं कि अभी तक गंगोत्री विधानसभा की आवाज़ उस विधानसभा में नहीं गूंजी है, वो अभी साइलेंट मोड में है। तो आज तक हमारी आवाज़ किसी ने वहाँ पे बुलंद नहीं की है, जबकि हम लोग चुने इस बात के लिए जाते हैं कि हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं को, अपनी विधानसभा की समस्याओं को, और इसके इतर हट के भी, आप गंगोत्री विधानसभा से अगर आप विधायक हैं तो उसके अलावा आप जिले की बात को, राज्य की बात को भी उस विधानसभा के अंदर उठा सकते हैं, उन समस्याओं को उठा सकते हैं। उसमें क्या ध्यान आकर्षित करना होता है और सरकार उसमें सजग रहती है। तो मुझे लगता है कि किसी ने पुरजोर ढंग से हमारी आवाज़ नहीं उठाई। मैं तो कह रहा हूँ कि साइलेंट मोड में है अभी तक गंगोत्री विधानसभा उत्तराखंड सदन के अंदर। अच्छा, बिल्कुल। जब भी, क्योंकि बारी बारी से कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, लेकिन जब आपकी सरकार थी, आपके विधायक थे, तो क्या आपकी कई बार आपकी अलग से बैठक होती है, पार्टी की बैठक होती है, संगठन की बैठक होती है, तब आपने क्या इस मुद्दों को नहीं उठाया या आपकी सुनी नहीं गई कि इस तरह का गंगोत्री में होना चाहिए, इस तरह की आवाज़ विधायक स्तर से उठनी चाहिए या विधानसभा में आवाज़? दो तरह का चीज़ होता है। अगर जो माननीय विधायक जी हैं तो विधायक जी का जो भूमिका होती है वो अलग होती है, जो पार्टी और संगठन की भूमिका, कार्यकर्ता की भूमिका वो अलग होती है। हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस आवाज़ को उठाते हैं और माननीय विधायक जी की जो जिम्मेदारी हो तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म की होती है। तो हम लोग पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से जो कोई मांग है, समस्या है, उसको उठाते हैं और सरकार तक उसको पहुंचाते हैं। तो सरकार से निराकरण कराने की जिम्मेदारी हमारे पास विजन होना चाहिए कि समस्या का निराकरण कैसे हो। ये चीज़ अगर आपके पास है, ये पकड़ आपके पास है, तो कोई भी समस्या का समाधान हर किसी के पास हो सकता है। दिक्कत ये है विष्णु जी, दिक्कत ये हो गई है इस समय कि गाँव के लोग भूल चुके हैं कि क्या विधायक, क्या सांसद। जो असल मुश्किल ये है कि वो सीधे सीधे समझते हैं कि अगर आप विधायक बन जाएंगे तो आप उनके कितने काम कर लेंगे। ये परिभाषा सी बन गई है दरअसल। हम किस तरह हाँ, ये लोगों ने एक, मुझे लगता है जैसे अफीम चटा दी है ना कि चुनाव में आएंगे सब शराब पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे। ये कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ये होना नहीं चाहिए, इसको टूटना चाहिए। आप जनता को आप अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता वाली दीजिए, आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनको अच्छी सड़कें दीजिए, तो इस तरह का काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो सबसे पिछड़े हुए हैं आज भी, आप ये देख लीजिए कि हमारे पास अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है और ले दे के जिला चिकित्सालय है, और यहाँ पे भी लास्ट मोमेंट में कहा जाता है कि साहब अब आप इसको देहरादून ले जाइए। देहरादून ले जाने की जो दूरी हमारी यहाँ पे करीबन 6-7 घंटे लग जाते हैं, और 6-7 घंटे के अलावा आपको गाड़ी की व्यवस्था करनी होती है, फिर पैसे की व्यवस्था करनी होती है। अगर आप मरीज़ को लेके जा रहे हैं तो आपको 10-12 घंटे इसी व्यवस्था को जुटाने में लग जाते हैं, और जब तक मरीज़ देहरादून जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं आपके संज्ञान में लाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर रखी है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अब उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मोदी जी को ये थोड़ी नहीं पता उत्तरकाशी में हुआ कि नहीं हुआ। ये लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, और इस बात की लड़ाई मैं लड़ूंगा। जैसे मैंने कहा, दयारा को विकसित करने की लड़ाई कौन लड़ेगा? मोदी जी तो नहीं लड़ेंगे ना। हम जब लड़ेंगे और मोदी जी तक ये प्रस्ताव जाएगा, पर्यटन मंत्री तक जाएगा, तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार का कोई एक बड़ा संस्थान पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ खुले, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो ये काम करना चाह रहे हैं हम। जैसा वो मैंने कहा ना कि अफीम चटाने वाला काम नहीं करेंगे जनता को। तो जनता को जब लगेगा कि बहुत विकास का काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, तो जनता डाइवर्ट होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नेताओं ने अफीम चटा दी, आपने कहा उनको हैबिट डला दी इस तरह से।
लेकिन ये चीज़ें लगातार बढ़ती जाएंगी। अभी भी गांव के लोग जो अपेक्षा करते हैं कि मैं अगर आपका समर्थन करूंगा, आपका साथ दूंगा या आप किसी पार्टी का समर्थन करूंगा तो वो मेरे निजी काम करवा देगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा पत्नी का ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे निजी काम हो जाएंगे, ये ज़्यादा चल पड़ी है इस तरह के। इस चीज़ को भी तो इसको थोड़ा सा दूर करना होगा। अभी क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि 20 साल से जो पैटर्न चल रहा है तो जनता उसी पैटर्न पे आ गई है। जो लोग आए हैं उन्होंने अपने भाई भतीजे, मामा, चाचा, ताऊ, इन्हीं को तो नौकरी दी है। अब लोगों को लगता है यार इन्होंने तो अपने मामा, भाई, भतीजे सबको एडजस्ट कर दिया, सालियों को एडजस्ट कर लिया, सालों को कर दिया। तो ये जो व्यवस्था है इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको किसी को नौकरी देनी है, आउटसोर्स के माध्यम से देनी है, आपको पीआरडी के माध्यम से देनी है, तो आप उसमें लिस्टिंग क्यों नहीं करते हैं? आप योग्यता के आधार पर क्यों नहीं करते हैं? आप उसमें वर्षवार या तो वर्षवार लीजिए, योग्यता के हिसाब से लीजिए, या कोई परीक्षा करवाइए। तो इस तरह से अगर आप रोजगार देंगे तो लोग हटेंगे, तब लोग निजी काम के लिए आएंगे। अभी तक तो निजी काम के लिए इसलिए लोग आ रहे हैं कि सभी निजी काम करते हैं, और वो भी जैसा बोलते हैं लोग कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दिए। तो यहाँ स्थिति ये हो रखी है। बने हुए तो जनता के प्रतिनिधि, जब काम की बात आती है तो अपने नाते रिश्तेदारों के काम पहले होते हैं, अपने भाई बंधुओं के काम पहले होते हैं। तो इस परिपाटी को तोड़ना हो, जब ये परिपाटी टूटेगी, आप ये देखिए बड़े बड़े उसमें परीक्षाओं में, जैसा नीट की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है या सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है, तो वहाँ पे तो इस तरह की चीटिंग नहीं होती ना, भाई भतीजावाद नहीं चलता वहाँ तो लोग एक्सपर्ट नहीं करते ना कि मेरे आदमी को आईएएस बना दो। जब ये परिस्थिति यहाँ आ जाएगी, जब लोगों को लगेगा कि नहीं काम न्यायप्रिय ढंग से हो रहे हैं, बिना भेदभाव के हो रहे हैं, तब लोग वो अपेक्षा भी छोड़ देंगे। फिर लोग बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, जो योग्य होगा उसको नौकरी भी मिलेगी, उसको रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है जो हम जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। ये नहीं अभी आप उत्तरकाशी में देखिए, मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से चुनाव नज़दीक हैं, हर कोई लोग, बहुत सारे लोग, नेतागण जो हैं वो रैलियां कर रहे हैं, छोटी छोटी रैलियां। और रैलियां क्या कर रहे हैं कि अपने नारे लगवा रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं? कि मुझे विधायक बनाओ। हम कह रहे हैं कि आप काम करिए ना, काम करिए, फिर आपके काम दिखेंगे। अभी हम जो हमारा ये ऑल ओवर रोड है, ये सुप्रीम कोर्ट में 2020 में कुछ तथाकथित जो पर्यावरणविद होते हैं उन्होंने एक रिट डाली थी कि साहब ये इससे तो नुकसान हो रहा है, हिमालय को नुकसान हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि जो ऑल ओवर की सड़कें या दूसरी सड़कें हैं जो हिमालय में बन रही है 5.5 मीटर से अधिक ना हो। उसके लिए मैंने संघर्ष किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, सरकार के पास गया। मैंने कहा आप इसमें एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें पुनर्विचार होता है, और उन्हीं आधार पे हमारी सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने केंद्र सरकार से निवेदन किया और हमारी केंद्र सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। और 1 साल की जो लंबी लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है, उसका कल आप देख लीजिए कि 14 नवंबर को 2021 को एक सुप्रीम फैसला आ गया है कि उत्तराखंड की जो ऑल ओवर की सड़कें या दूसरी सड़कें हैं वो 10 मीटर से अधिक चौड़ी करने का फैसला, मतलब फरमान आ गया है। तो आप सोचिए कि आपको एक काम करना होगा, आपका एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक तथ्य भी होने चाहिए, तथ्य आधारित विकास होना चाहिए। अच्छा, प्रमुख रूप से जो विपक्ष है, मुख्य रूप से अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी के सामने मुख्य रूप से कांग्रेस विपक्ष के रूप में है, तो कुछ एक आध, क्योंकि सत्ता में बराबर वो भी भागीदार रहे हैं, लोग उनको चुनकर भेजते रहे हैं, तो कुछ एक आध चीज तो लगी होगी आपको कभी, या सेंटर स्तर पे या केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पे, जो आपको लगा कि उन्होंने अच्छा काम किया, कुछ लगता है आपको? हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया। आप उत्तरकाशी में लगा लीजिए, जो हमारी लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना है, पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना, उनको उन्होंने रोक दिया है, जिससे हमारा विकास होना था इस विधानसभा का, इस गंगोत्री विधानसभा का। और कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए ना, कोई ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, ना जिला अस्पताल में कोई अच्छे डॉक्टर आए, ना कोई सड़कें अच्छी आई, ना शिक्षा के आपने कोई बड़ा संस्थान यहाँ पे लाया। तो हम कैसे बोलें कि बहुत अच्छा काम किया? राजनीति में बराबर भागीदार है। हाँ, राजनीति में बराबर भाजपा जीत रही है, तो क्या लगता है कि नाराज होकर वोट दे रहे हैं लोग, क्या खुश होकर वोट नहीं डाल रहे हैं? होता क्या है कि लोग जब वोट डालते हैं तो जो आदमी पद पे होता है उसके खिलाफ होते हैं, अगर वो काम नहीं करेगा ठीक से। अगर जनता का काम करेगा, अभी आप देखिए हमारे जो हरवंश कपूर थे 8 बार विधायक बने, तो काम करने के ऊपर अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता को अगर वो पसंद आ रहे हैं तो आपको वोट भी देगा। ये नहीं कि बारी तो तब लगा रखें जब नहीं आप कुछ करेंगे। अगर आप करते रहेंगे काम, गंगोत्री में आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि बारी इस समय बारी नहीं चलेगी गंगोत्री में। पिछली अभी क्योंकि बात वो नाराजगी तो हट गई, क्योंकि पूर्व विधायक है नहीं, लेकिन इससे पहले जो चल रहा था कि इससे नाराज होकर, मतलब खुश होकर वोट नहीं पड़ा था बल्कि नाराज होकर वोट पड़ रहा था, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, परिस्थितियां वो नहीं है। परिस्थितियां ये है कि इससे पहले यही था, हमारे अनुकूल है, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। जनता जो पहाड़ की जनता है, ये पूरे जो आप महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी जो इस देश के लिए कर रहे हैं, और खासकर हिंदुत्व के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं मेरा विषय एक और भी है कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो ये पहाड़ी राज्य है जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि में ये काशी विश्वनाथ जी की धरती है ना, ये माँ गंगा का मैका है। तो यहाँ पे आपको वो बोलेंगे कि ईदगाह मैदान बना दो, कब्रिस्तान बना दो, तो लोग नाराज़ नहीं होंगे। तो क्या करेंगे बताओ? आप इस तरह की अगर घोषणा करेंगे, जैसा केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए अलग से कुछ कर रहे हैं एक समुदाय के लिए, या यहीं पे,
तो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप कब्रिस्तान बना दें, आप विश्वनाथ जी के माथे पे आप कब्रिस्तान बना दोगे, माँ गंगा के मायके में ये बना दीजिए, ईदगाह मैदान बना देंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप इस तरह की घोषणा करेंगे तो जनता तो नाराज़ होगी। और मेरा कहना ये है कि उत्तराखंड में अगर जो एक विशेष समुदाय के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसकी एक जाँच होनी चाहिए। और अभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को उठाया और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जो विशेष समुदाय के, एक दूसरे समुदाय के लोग जो उत्तराखंड में कहीं भी ज़मीन खरीदेंगे तो उसकी पहले जांच होगी कि उनका मकसद क्या है उस ज़मीन खरीदने के पीछे। तो इसमें चेक होगा। आप जो उत्तराखंड हमारी देवभूमि है तो उसको देवभूमि बनाने का जो प्रयास है ये हमारी सरकार कर सकती है। आपने कांग्रेस की सरकार में देखा कि साहब वो जुमे के दिन भी नमाज़ पढ़ने के लिए भी छुट्टी दे रहे हैं। तो ये तो तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं ये इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में नहीं चलने वाला है। और कांग्रेस का कोई, मुझे नहीं लगता है, कांग्रेस का आप देख लीजिए, हरीश राव जी उनके बाद ले दे के एक है, वो खुद ही 10 पचड़ों में फंसे हुए हैं। इको सेंसिटिव जोन पे 2017 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन वो तब भी झूठ बोले। उनके खिलाफ मैंने प्रेस करी दिल्ली, देहरादून में। तो कांग्रेस के पास कुछ जवाब है नहीं, और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक हमारे लड़ाई में है नहीं कांग्रेस। इससे पहले लगातार गंगोत्री ये कहते हैं सरकार बनाते हैं, पर गंगोत्री के लोग तरस गए देखने के लिए कि हमारे विधायक को मंत्री तो बनाओ, सरकार तो हम बना रहे हैं, हमारे विधायक को मंत्री तो बनाओ। लेकिन इसमें आम आदमी कह रहे हैं कि हम कहाँ पार्ट मंत्री के चक्कर में पड़ रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री के दावेदार दे रहे हैं आपके बीच में। देखिए ऐसा है, जो गंगोत्री से वो कह रहे हैं तो वो तो मुझे नहीं लगता वो कौन सा ख्वाब देख रहे हैं। सरकार बनाने के लिए आपके पास एक निश्चित संख्या वाला होना चाहिए। हम 70 विधानसभाओं वाली ये उत्तराखंड सरकार बनती है तो उसमें आपको 36 लोग कम से कम विधायक आपके होने चाहिए। तो आप पता नहीं क्या सब्जबाग दिखा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ घोषणा पे घोषणा हो रही है, और घोषणा भी कैसी हो रही है कि हमारी छाती पे, उत्तराखंड की छाती पे आ गई। यहाँ दाल मूंग, जो दाल दलने के चक्कर में है, मूंग दलने के चक्कर में है, आप कह रहे हैं सब फ्री कर। हम लोग पहाड़ के लोग हैं, हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, गाँव का जीवन हमारा है, हम दिन भर खेतों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। हमारी महिलाएं, हमारी माँ जी लोग, हमारे जो परिवार के लोग हैं या किसी के भी जो पहाड़ के लोग हैं, उनका आधा जीवन तो जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में जाता है। जो बिजली की बात कर रहे हैं तो पहाड़ के किसी भी गांव में आप चले जाइए, हम लोग 50-60 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करते ही नहीं है। एक बल्ब से ज़्यादा हम लोग जलाते नहीं हैं। वो कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली किसको फ्री देंगे? जो मतलब इसका मतलब ये है कि आप गैर कानूनी ढंग से कोई व्यवसाय अपने घर में लगा लीजिए, आप छोटी छोटी आटा की चक्की लगा दीजिए, पॉलीथीन बनाने का काम शुरू कर दी, कोई फैक्ट्री लगा दीजिए, तो 300 यूनिट बिजली देंगे, सब फ्री देंगे। ये कौन सा, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि पहले आप स्टडी करिए, पहले बिजली का उत्पादन हमारे उत्तराखंड में हो कितना रहा है, कंजम्पशन कितना है। आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये जो लोड जाएगा सरकार पे, इतना रेवेन्यू हमारे पास है नहीं, आप देंगे कहाँ से? आप इस रेवेन्यू को जिसको आप बांटने के चक्कर में हैं तो कहाँ से वो करेंगे? तो ये तो मुझे लगता है कि एक सपना है उनका, रह जाएगा। आम आदमी जो लोग होते हैं ना, मैंने ये देखा विशेष जी कि 15 से 20% लोग होते हैं जो राजनीति में हिस्सेदारी होते हैं, कलेक्ट्रेट के चक्कर काटते हैं, अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, ब्लॉक के चक्कर काटते हैं। बाकी 75 से 80% जनता घर में अपने काम में, अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त है। उसको वो अभी भी मन नहीं बना चुकी, मतलब इतना सब कुछ हो गया, अभी किसी ने मन नहीं बनाया कि किसको वोट देना है। विचारधारा अपनी जगह सीमित है, लेकिन लोग किन चीज़ों को देख करके क्या कसौट पे कसें, क्योंकि जिस तरह से बात आएगी लोगों के मन में यही है कि मेरे पर्सनल काम आ जाएंगे। ये क्या चीज़ किस तरह से प्रस्तुत करें, आप क्या कहेंगे लोगों को, किस तरह से देखें? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है, वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं, उनको फुर्सत नहीं है कि टिकट के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, किसने क्या किया, किसके उलट फिर। माना बीजेपी के लिए है, चलो उनकी विचारधारा है बीजेपी की, या विचारधारा है कांग्रेस को वोट देने की है, लेकिन कौन सा कैंडिडेट है और उसके माफिक बैठता है, आप क्या कहेंगे, किस तरह से चयनित करें? देखिए मेरा कहना ये, मैंने पार्टी से भी कहा है कि जो हम लोग दावेदार हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी दावेदार हैं उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसकी स्क्रूटनी करिए, उसकी जांच करिए, उसका एक खोज करिए कि कौन आदमी ज़्यादा योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा निखर के आएगा, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर देगी, जिसको भी करेगी, सारी पार्टी उसके पीछे लामबंद होगी। और फिर जनता के बीच में एकदम, आप ये सोचिए कि आज का जो युग है, सोशल मीडिया का युग है, माउथ मीडिया का युग है, प्रिंट मीडिया का युग है, और बहुत तेज़ी से, मतलब 1 मिनट में अगर दिल्ली में कोई घटना घटती है, टिकट वितरण की बात आएगी, तो 1 ही मिनट में पूरा उत्तराखंड में और पूरी विधानसभा में बात चली जाएगी किसको टिकट मिला है। तो उस समय जनता अपना मन बना लेगी, और सारी जनता, मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि सब लोग लामबंद है मोदी जी के पीछे। मोदी जी पे लोगों को भरोसा है, और हम सब लोगों को मोदी जी पे भरोसा है। अगर कोई आदमी कहता है व्यक्तिगत तौर पे, तो व्यक्तिगत तौर पे जिसको भरोसा है उन्होंने भी चुनाव लड़के देख लिया है। सब लोग पार्टी के भरोसे हैं, सब लोग मोदी जी के भरोसे हैं। नेतृत्व का भरोसा होता है ना चुनाव, जिसके नेतृत्व में हम हैं, जिसकी हम पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के भरोसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और इस पार्टी पे देश और दुनिया का भरोसा है,
और उत्तराखंड वालों का भी पूरा भरोसा है। तो एक अंतिम जो मेरा ये प्रश्न है आपसे, एक आरोप लगाते हैं विपक्षी या जो लोग आप साथ के लोग हैं, ये लगाते हैं कि आपने राजनीति में आने के लिए शॉर्टकट अपनाया। मतलब जिस तरह से न चुनाव निर्णय जब आप लड़े तो निर्दलीय रहे, मतलब डायरेक्ट एंट्री न लेकर के आपने सीधे ये लोग कहा कि इसने मुझे करने नहीं दिया, ये करने, आपने सीधे विपक्ष की टक्कर में अपने आप को खड़ा करके अपने को उसके बराबर कर दिया, बीच के लोगों को किनारे कर दिया। जैसे आपने सजवान जी भी बोलते, चाहे आपने जैसे भी आरोप लगाया, सर लगाया, तो आपने उनको ये कहते हैं कि सीधे सीधे टक्कर में लाके खड़ा कर दिया, यानी मेरे टक्कर में हुआ, मेरे बीच का कोई नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि बीच के आपने कोई चुनाव नहीं लड़े, और आप सीधे अपने आपको टक्कर में दिखाते हैं, अपने को मजबूत कैंडिडेट दिखाते हैं। देखिए, दो चीज़ें मैं बताऊं कि मैंने छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा हूँ, मैं एक बार हारा भी हूँ, दूसरी बार मैं बहुत भारी बहुमत से मैं जीता हूँ। और हमारे समय पे जनरल हाउस हुआ करता था, और एक जनसभा जिस तरह से अमेरिका में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसी तरह से हमारे डिग्री कॉलेज का चुनाव होता था। लोग अपनी अपनी बात रखते थे और वहीं पे लोग मतदाता मन बना लेते थे किसको वोट देना है। तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ भी इस तरह का एक जनरल हाउस हो कैंडिडेट के बीच में, आपकी क्या कार्यक्रम है इस विधानसभा के लिए, आप विकास के बारे में क्या सोचते हैं, आपने क्या क्या किया। दूसरा, मैं क्षेत्र पंचायत का, मैं BDC का मेंबर हूँ, निर्विरोध रहा हूँ, मैंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा है। उसके बाद 2002 के बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि सीटें महिला होती गई तो मेरे को मौका नहीं मिला है। और दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दें, और उस काम को मैं बखूबी करता हूं और मैं करता हूं। अब कोई लोग अगर पार्टी के अंदर नहीं करते हैं तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं, वही लोग जिम्मेदार हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के लोग अगर गलत बोलते हैं, जैसे कांग्रेस के लोग, मैं अभी आपको बता दूं कि कल उन्होंने भटवाड़ी में कहा साहब कि इनके नेता श्री गडकरी जी ने कहा था कि हम लोहारी नागपाला को खोल देंगे। हम ये कह रहे हैं कि तुमने बंद करी, कांग्रेस की सरकार ने बंद करी, लोहारी नागपाला किसने बंद करी? तब 2012 में बंद करी तो केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तुमने तो लोहारी नागपाला बंद कर दी, और हमने बोला कि हम इसको खुलवाएंगे, तो उसका प्रोसेस चल रहा ना। आप उस पर कह रहे हैं कि साहब आपने ये बंद कर दी। अरे बंद तो आपने करी, खुलवाने की हमने बात करी, तो हम इसको खुलवाएंगे। आप अनाप शनाप बोलते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं, हम तो बोल नहीं रहे ना। कांग्रेस के लोग अगर अनाप शनाप बोलेंगे तो हम कहेंगे उनको। अब कांग्रेस के लोग कहेंगे कि साहब हमको खरीद रहे थे 10 करोड़ में, इस पर तो उन पर आपराधिक मुकदमा हो सकता है जो इस तरह से कह रहे हैं। या तो उनको साबित करना होगा कि किसने उनको कहा। अब अगर मैं कह दूं कि कांग्रेस के लोग मुझे बोल रहे हैं कि 100 करोड़ दे रहे हैं, ये कोई अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, जिम्मेदार पद पे रहें, संवैधानिक पद पे रहें, और आप कह रहे हैं कि साहब आपको 10 करोड़ दे रहे थे, कौन दे रहा था? आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा हो सकता है, आपको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है अगर हम लोग इस पहल पे करें, कानूनी प्रक्रिया में जाएं। लेकिन राजनीति में सब चीज़ होती है, पर इस तरह का जहाँ पे फाइनेंशियल आप आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाया था ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके इलाके में संचार सुविधा नहीं है। संचार सुविधा किसने करी थी? आज तक तो कांग्रेस ही रही ना 17 साल तक। तो हमको भी जो पिछड़ापन हम जो भोग रहे हैं तो कांग्रेस की तो देन है। कांग्रेस ने हमसे वोट लिया लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, हमारे यहाँ टावर नहीं लगाए, तो कहाँ से लगता? अब हम जब से हमारी सरकार आई केंद्र में, तब से हम लोग प्रयास में रहे हैं और धीरे धीरे लग जाएगा। अब वो जो आदमी 2-2 बार विधायक रहे हो, अगर वो मेरे स्तर पे गिर जाएंगे उनके क्षेत्र में, तो जिम्मेदार तो वही है ना, विधायक तो वो रहे हैं। जिस दिन मैं विधायक रहूँगा या जिस दिन मेरे को मौका मिलेगा तब नहीं लगेगा, तब आप कह सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। जिस तरीके से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सभा में बुलाकर अपनी लिए तालियां बजाना बहुत आसान है, क्योंकि जिस तरह से पहले बताया कि लगभग 70 से 75% लोग बहुत ज़्यादा पार्टी क्रियाकलापों से अनभिज्ञ होते हैं, और उनके बीच में तालियां बजाना अलग बात है। लेकिन जिस तरह का सुझाव आपने दिया कि अगर सभी जो दावेदार हैं या सभी टिकट के दावेदार, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, सब एक मंच पर आकर अपनी बात कहें तो एक सकारात्मक